Hi, good evening, everyone. This is Sachin, COO of Defronics Cybersecurity Private Limited Company, and also the trainer of this capsule course. तो लास्ट क्लास में प्रीवियसली क्या है कि हमने एक वीडियो अपलोड किया था हमारे चैनल पे कि इंस्टॉलेशन ऑफ काली लिनक्स। ठीक है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो कि काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं हमारी मशीन के अंदर। तो लाइव करके रिकॉर्डेड सेशन में आपको दिखाया गया है। तो आई होप कि आप लोग हमारे डिफ्रोनिक्स एकेडमी चैनल पर जाके तो क्या कर सकते हो आप उधर उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो और कैसे इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आज का मैं बेसिकली क्या है कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कि हिस्ट्री ऑफ लिनक्स। ठीक है, और दूसरा टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ कि डेटा स्टोरेज प्लानिंग ऑफ लिनक्स। बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले उसकी थोड़ी हिस्ट्री पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जब तक हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम उसके बारे में सही से नहीं जान सकते कि मैं इस चीज़ को पढ़ क्यों रहा हूँ और मुझे इसका मतलब कि थोड़ा बैकग्राउंड वर्क ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं कि डेटा स्टोरेज प्लानिंग। ठीक है, जो डेटा स्टोरेज प्लानिंग भी लिनक्स में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो हम क्या करते अब तक लिनक्स में जितने भी चाहे बिगिनियर्स हों या कोई एडवांस होगा कोई इंटरमीडिएट होगा आगे चैनल्स पे आया हुआ है, तो सबके लिए इसलिए ज़रूरी है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लिनक्स का पता है, कमांड्स के बारे में पता है, सब कुछ पता है, बट क्या है कि स्टिल उन्हें डेटा स्टोरेज प्लान के बारे में नहीं पता। तो हम ब्लाइंडली कहीं भी लिनक्स में कोई भी फाइल क्रिएट कर देते हैं, कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पर उनको कोई स्टिल परमिशंस होती नहीं है, कुछ खास नहीं होती है। ठीक है, और वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। अब उससे होता क्या है कि उन परमिशन मिलेगी नहीं, और लोग क्या करते हैं कि लिनक्स को फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं कि लिनक्स से हम फ्रस्ट्रेट हो गए, हमें समझ में नहीं आ रहा कि मैंने फाइल यहाँ पर क्रिएट की और चल क्यों नहीं रही। क्योंकि एक्चुअल में जो लिनक्स की डाटा स्टोरेज प्लानिंग होती है, ठीक है, एक्चुअल में लिनक्स में हमें कौन सी फाइल कहाँ पर क्रिएट करनी चाहिए, इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो प्लानिंग्स है, जब तक उसके बारे में नहीं पता होगा, चाहे आप लिनक्स एडमिन हो, चाहे आप एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हो, लिनक्स सबके लिए ज़रूरी है। बट क्या जब तक उसके बारे में नहीं पता है, उसकी डाटा स्टोरेज प्लानिंग के बारे में नहीं पता है, तब तक आपको क्या है कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि आप ब्लाइंडली कहीं भी करते रहो, तुक्का मार के उसके बाद दूसरी फाइल क्रिएट कर दी, तीसरी कर दी, फालतू मेमोरी भरनी होती है। तो हमारी इंस्टॉलेशन वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब से अपलोडेड है, आप वहाँ से जाइए और काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है हमारी मशीन के अंदर, वर्चुअल मशीन के अंदर, वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस आप वहाँ से देख के प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितने डेज का है कैप्सूल कोर्स है, काफ़ी अच्छे से सब कुछ प्रैक्टिकली रहेगा। तो अब उसमें क्या कि थोड़ा प्रैक्टिकल रहेगा, तो वहाँ से आप क्या कर लीजिए, उसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख के काम कर लीजिए। अब मैं आपको मेरी व्हाइट बोर्ड पे लेके जा रहा हूँ, मैं आपकी ब्लैक स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ। वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा आज, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये नहीं पता होगा तब तक आपको लिनक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी भी लिनक्स एडमिन के लिए, भले ही चाहे आप कोई भी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हो। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ मेरी स्क्रीन पर, एक मिनट। ओके, फुल स्क्रीन, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ लिनक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ लिनक्स क्या है? ठीक है, हिस्ट्री ऑफ लिनक्स, हिस्ट्री ऑफ लिनक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल ही स्टार्टिंग से कि लिनक्स की हिस्ट्री क्या है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। आई होप सबको मेरी स्क्रीन सब विजिबल होगी और सबको मेरे क्या है कि जो वॉइस है वो भी क्लियर होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्टिंग कहाँ से हुई कि 1964। ठीक है, 1964। ठीक है, बेल लेबोरेटरी के अंदर 64 में बेल लेबोरेटरी, बेल लेबोरेटरी के अंदर जो न्यू जर्सी के अंदर, ठीक है, बेल लेबोरेटरी में न्यू जर्सी के अंदर, न्यू जर्सी, ARSY, ठीक है, न्यू जर्सी के अंदर क्या है कि एक प्रोजेक्ट चल रहा था। इसके अंदर एक प्रोजेक्ट चल रहा था, और इस प्रोजेक्ट का पर्पज क्या था? इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पज था कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए जो मल्टी यूजर हो। मतलब क्या है कि मल्टी यूजर का, कि
उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीपल यूजर यूज कर पाए। ठीक है, एक ही मशीन के अंदर मल्टीपल यूजर उसको यूज कर पाए, इस पर्पज से एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने की प्लानिंग चल रही थी। अब क्या हुआ कि 1969 में क्या कर दिया, इस प्रोजेक्ट को विड्रा कर दिया गया। विड्रा दिस प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट क्या कर दिया, विड्रा कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। अब इस प्रोजेक्ट के में क्या थे, दो महत्वपूर्ण इंसान इसके पार्ट थे, मेंबर थे, ठीक है, जिनका नाम था, एक तो डेनिस डेनिस रिच, RICHE, डेनिस रिची एंड केन थॉमसन, केन थॉमसन सर, ठीक है, दोनों सर प्रेजेंट थे इसमें। ठीक है, तो अब ये सेटिस्फाई नहीं थे इस चीज से, ये सेटिस्फाई नहीं थे इस चीज से कि जो हमने काम करना शुरू किया था वो बीच में ही बंद कर दिया गया। ठीक है, अब होता है ना, कुछ लोगों को सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता, तो उन्होंने क्या कर दिया, इस पे काम करना फिर से शुरू कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, इस प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया। हालांकि 1969 में प्रोजेक्ट को विड्रा कर दिया गया था बेल लेबोरेटरी के द्वारा, बट क्या हुआ कि इन दोनों ने, डेनिस रिच्ची एंड केन थॉमसन ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और इन्होंने फाइनली क्या कर दिया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया जिसका नाम था यूनिस। ठीक है, यूनिक्स को जिसके नाम से हम जानते हैं। ठीक है, एक्चुअल में हम जो जानते हैं, जिस नाम से हम जानते हैं, वो नाम है यूनिक्स। ठीक है, उस वो नाम है यूनिक्स, बट क्या है कि एक्चुअल में जो इसका नाम है वो है UNICS, यूनिक्स। ठीक है, ये है, बट हमने धीरे धीरे क्या बोलना ऐसे शुरू कर दिया कि UNICS को हमने क्या बता दिया, UNIX। अब इसकी फुल फॉर्म क्या थी, इसकी फुल फॉर्म थी यूनिप्लेक्स्ड यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस, एंड कंप्यूटिंग सर्विस, कंप्यूटिंग, इसकी फुल फॉर्म थी। ये एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, एक फ्री OS था, प्लस में ओपन सोर्स था। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि इसका सोर्स कोड, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है, सोर्स कोड कोई भी रिव्यू कर सकता है, उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता है अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, वो तो वो क्या है, जरूरत के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते थे। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, इसी में कंटिन्यू चलते हैं। अब 1975 में क्या हुआ कि 1975 में इसका एक और वर्जन आया। ठीक है, यूनिक्स वर्जन V6, जो काफी पॉपुलर हुआ था उन डेज में। और इसी टाइम पे क्या हुआ, 1975 के आसपास बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आई, जिन्होंने क्या किया कि जिन्होंने इस कॉमर्शियल जो ये था क्या कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था जो बनाया गया था इन दोनों डेनिस रिची एंड केन थॉमसन के द्वारा, इन्होंने क्या कर दिया, उसके कॉमर्शियल वर्जन बनाने शुरू कर दिए 1970 के आसपास। क्योंकि कंपनी को भी बेनिफिट उठाना था, इन्होंने क्या कर दिया, यूनिक्स के वर्जन ले आए मार्केट में, जिनको हम बोलते हैं फ्लेवर्स ऑफ यूनिक्स। ठीक है, फ्लेवर ऑफ यूनिक्स। यूनिक्स के कौन कौन से फ्लेवर थे उस टाइम पे प्रेजेंट, पहला तो था जैसे कि IBM AIX। ठीक है, ये उसके बाद सन सिस्टम के द्वारा बनाया गया सन सोलरेज, सन सोलरेज। उसके बाद एक मैक OS आया एप्पल कंपनी के द्वारा। उसके बाद आया HP UX। मतलब कि ये क्या है, यूनिक्स के कुछ फ्लेवर्स थे जो उन कंपनियों ने क्या किया, कमर्शियल वर्जन बना दिए गए। अब बात करते हैं, ये तो थी हमारी थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स। अब जो एक्चुअल बात करने वाले हम लिनक्स की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लिनक्स ड्राइव किया गया है यूनिक्स से, बट ट्रुथ और कुछ है, आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब हुआ क्या था कि 1991 में, ठीक है, 1991 में एक स्टूडेंट थे, लाइनेक्स टोरवेल्ड। ठीक है, लाइनेक्स टोरवेल्ड नाम के एक स्टूडेंट थे,
ठीक, वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, और उनको कोई प्रोजेक्ट दिया गया था, और उस प्रोजेक्ट में उन्हें किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना था, ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी। अब उन्होंने देखा कि मार्केट में यूनिक्स ओल्ड हो चुका है, और जो जो वर्जन अवेलेबल है, कमर्शियल वर्जन, वो काफ़ी महंगे हैं। उस टाइम पे $2000 भी काफ़ी होते थे, तो वो काफ़ी महंगे हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि जब हर एक कंपनी खुद के यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकती है, क्यों ना मैं ना बना लूँ। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना शुरू कर दिया, जिसका नाम था लाइनक्स। ठीक है, जिसका नाम लाइनक्स, इन्हीं के नाम से ड्राइव किया गया ये लाइनक्स। ठीक है, लाइनक्स टोरवल्ड के नाम से लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसका नाम रखा गया। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये यूनिक्स ने ड्राइव किया, क्योंकि देखो प्रीवियसली जो जितने भी कंपनियों ने कमर्शियल वर्जन बनाए, उन्होंने क्या कर दिया, जो यूनिक्स था उसको क्या कर दिया, सोर्स कोड को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, उसमें चेंजेस किए और अपने अपने वर्जन निकाल दिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने क्या किया, लिनक्स का पूरा कोड क्या है ना, सोर्स कोड स्क्रैच से लिखा था, स्टार्टिंग से स्क्रैच से पूरा कोड लिखा था। ठीक है, उन्होंने मॉडिफाई नहीं किया यूनिक्स कोड को, उन्होंने पूरा पूरा कोड खुद से लिखा था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। हाँ, अंडरस्टैंडिंग पर्पज से उन्होंने क्या किया, यूनिक्स का यूज किया कि अंडरस्टैंडिंग कैसे काम कर रहा है, कैसे इसका सोर्स कोड है। बट उन्होंने क्या कि पूरा कोड सोर्स स्टार्टिंग से लिखा था। लेकिन उन्होंने क्या किया था, एक चीज की थी, उन्होंने ने सबसे ज्यादा यूनिक्स की बजाय, एक नाम है, यूनिक्स की बजाय उन्होंने पढ़ा सबसे ज्यादा एंड्रयू एंड्रयू टेने टेनेबम एंड्रयू टेनेबम को ज्यादा पढ़ा, सबसे ज्यादा इनको स्टडी किया। ये कौन थे, ये एक प्रोफेसर थे, ये एक प्रोफेसर थे। इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, इन्होंने अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, जिसका नाम था मिनिक्स, MINIX, जिसका नाम था मिनिक्स, ये इन्होंने बनाया था। अब लिनक्स टोरवाल ने क्या किया कि इस जो मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एंड्रयू टेन्यूबॉम ने बनाया था, वो पूरा स्टडी किया। ठीक है, उसी को पढ़ा, और उसी के बेस पे इन्होंने क्या कर दिया, अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना डाला, जिसका नाम उन्होंने लिनक्स रखा। अब बहुत सारे लोगों को पता, ठीक है, ये तो हिस्ट्री थी हमारी लिनक्स की कि लिनक्स 1991 में लिनक्स टोरवल्ड के द्वारा बनाया गया। बट क्या है कि वो कैसे बनाया गया, ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी। अब क्या है कि बहुत से लोगों को पता है कि लिनक्स तो हमें पता ही है। एक GNU शब्द और सुना होगा कि GNU क्या चीज़ है। GNU है ये, GNU, अगर मैं आपको बताऊं तो। अब 1991 टू, अब क्या हो रहा था कि 1991 टू 1995 के अंतर्वल एक मूवमेंट चल रहा था। इसके अंतर्वल एक मूवमेंट था, जिसका नाम था फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट, जिसका नाम था फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट, फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट था। अब इस मूवमेंट का पर्पज क्या था कि उस टाइम पे क्या था कि मैक्सिमम सॉफ्टवेयर पेड थे। अब लोगों को काम करना है, डेवलपर को काम करना है, कंपनी को काम करना है। ठीक है, तो हर चीज तो वो पे नहीं कर सकते ना। तो उन्होंने क्या किया उस टाइम पे, इस मूवमेंट के दौरान क्या कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर को फ्री कर दिया गया। और इसलिए उसको क्या कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर को फ्री कर दिया गया। तो GNU का जो प्रोजेक्ट था, जो GNU जो मूवमेंट था, GNU का नाम था, उसमें क्या कर दिया, इसलिए GNU बोला जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर को क्या कर दिया, फ्री कर दिया गया। अब क्या है कि हम क्या है, लिनक्स बोलते आ रहे हैं कि लिनक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स एक कर्नल है। लेकिन जब हम लिनक्स प्लस में GNU कर देते हैं, तो हमारा बनता है OS ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स मतलब एक कर्नल है, कर्नल प्लस में फ्री सॉफ्टवेयर, तो फ्री सॉफ्टवेयर हैं, पैकेजेस हैं, उनको अगर हम मिक्स कर देते हैं, तो हमारा बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं OS। ठीक है, लेकिन हमने क्या करता है, हम लिनक्स को ही OS बोलना शुरू कर दिया, लेकिन एक्चुअल में OS ये है, लिनक्स एक कर्नल का नाम है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इसके भी कुछ फ्लेवर हैं, इसके भी फ्लेवर्स आए। ठीक है, फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स कौन से थे, फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स, लिनक्स के फ्लेवर्स कौन से थे मैं आपको बताता हूँ। अब देखो क्या है कि फेडोरा बेस्ड आ गया, फेडोरा बेस्ड। ठीक है, एक आ गया डेबियन बेस्ड,
डेबियन बेस्ड। ठीक है, अब हुआ क्या फर्डर बेस में, जैसे कि RHL आ गया, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, सेंटोस आ गया। अब ये भी कंपनियां, इन्होंने भी अपने क्या कर दिए, वेंडर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दिए। उसके बाद डेबियन में आ गया हमारा, डेबियन बेस में काली लिनक्स। ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं, पैरेट OS। ठीक है, पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आ गया उबंटू। ठीक है, और भी बहुत सारे बच गए। अब जैसे कि अदर मैं बोलता हूँ कि अमेजोन लिनक्स। ठीक है, ये भी है। अब मिंट भी है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अब ये सारे क्या है, फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स है। अब मैं बात करता हूँ कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। नहीं पता है जिनको, उनको पता चल जाएगी व्हाट इज, एक मिनट, व्हाट इज OS। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। OS क्या होता है कि यूजर्स एंड जो हार्डवेयर है, यूजर्स एंड हार्डवेयर के बीच का एक इंटरफेस है। इनके बीच का क्या है, एक इंटरफेस है। कैसे, अगर यूजर को अपने हार्डवेयर से कोई भी काम करवाना है, ठीक है, अगर यूजर को अपना काम करवाने के लिए हार्डवेयर को यूज करना है, तो उन्हें क्या कर जरूरत पड़ेगी, OS की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तो उसको एक छोटे से कट कॉपी पेस्ट, इवन माउस को भी मूवमेंट करवाने के लिए बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे, जो पॉसिबल नहीं है हर काम करने के लिए। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इनके बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। अब क्या है, OS को एक्सेस भी दो तरीके से किया जाता है। इसको भी, OS को एक्सेस दो तरीके से किया जाता है। एक तो CLI, जिसको बोलते हैं हम कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। एक एक होता है GUI, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी तक हम क्या करते हैं, विंडो यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, लिनक्स बहुत से लोगों ने किया होगा, बहुत से लोगों ने नहीं किया होगा। लेकिन क्या है कि हम जब सबसे ज्यादा क्या देखते आ रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एग्जाम्पल हमारा कौन सा है, विंडो 10 या 11। ये क्या है, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लेकिन जब विंडो के अंदर आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं, CMD यूज करते हैं, CMD ओपन करते हैं, तो क्या होता है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, एक ब्लैक सी स्क्रीन देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं CLI। आप चाहो तो विंडो में CLI भी यूज कर सकते हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट। बट जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, वो पूरा का पूरा CLI बेस्ड है। ग्राफिकल बेस्ड भी है, बट उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है, जितना विंडो में आता है। बट क्या है कि अगर आप CLI यूज करोगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मजा आने वाला है उसमें, क्योंकि विंडो से काफी फास्ट होता है। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ लिनक्स के बारे में। फीचर्स ऑफ लिनक्स, लिनक्स फीचर्स। अब सबसे पहला फीचर्स तो क्या है, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब मैंने बताया, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अभी जस्ट 1 मिनट 2 मिनट पहले ही बताया कि ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जिसका सोर्स कोड अवेलेबल है। ये मतलब नहीं है कि फ्रीली अवेलेबल है, पेड अवेलेबल है, बट जिसका सोर्स कोड अवेलेबल है। अब क्या है कि बहुत सारे आप लोगों में से सोच रहे होंगे कि हर कोई तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, इवन हम भी, मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, मैं भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, आप लोग भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से देख रहे हो। और इवन 90% लोग अभी भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं एज ए अपने पर्सनल PC कुछ भी। बट कंपनियां लिनक्स क्यों यूज करती हैं, विंडो की बजाय कंपनियां लिनक्स क्यों यूज करती हैं, जब इतना अच्छा है, सब कुछ यूज करने में यूजर फ्रेंडली है, तो वाई। और कंपनियां लिनक्स को क्यों प्रीफर करती हैं, दूसरा सवाल ये आता है। और तीसरा सवाल ये है कि कंपनियां लिनक्स एडमिन क्यों चाहिए फिर उनको। तो इन सब का जवाब यही इसी में छुपा हुआ है, ओपन सोर्स में। ओपन सोर्स मतलब क्या है कि देखो, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, और उसने क्या कि अपना OS कोड था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम कोड था, वो शेयर करने से मना कर दिया। अब विंडो को अगर चलाना है आपको, तो माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस चाहिए। ठीक है, विंडो क्योंकि पेड है, फ्री नहीं है। लेकिन लिनक्स क्या है,
वो क्या करता है कि आप मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो, मैं आपको सोर्स कोड भी दूंगा, जैसे आपको यूज करना है करो, जैसे आपको मॉडिफिकेशन करना है करो। लेकिन विंडो का ऐसा नहीं है। अब बोलोगे कि सर हम तो बहुत सारे लोग हैं कि हम पायरेटेड यूज करते हैं, हमें लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है। बट किसी एक कंपनी में पायरेटेड विंडो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पायरेटेड विंडो यूज हुई, क्योंकि विंडो पूरा ट्रैक करके रखता है कि कौन पायरेटेड यूज कर रहा है, कौन जेन्युइन यूज कर रहा है, और उससे वो ट्रैक करके उस कंपनी को खत्म कर देगा, क्योंकि वो बोलेगा मेरा ही यूज करना है। अब विंडो क्या है कि दूसरा कारण मैं बताता हूँ कि क्यों यूज कर, क्योंकि विंडोज बहुत महंगे हैं। ठीक है, बहुत महंगे हैं। मैं अब ऐसे तो पेड तो लिनक्स भी है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स। अब पेड है, बट क्या कि विंडो की दूसरी डिसएडवांटेज क्या आती है कि वो ओपन सोर्स नहीं है, वो अपना सोर्स कोड नहीं देता, आपको जैसे यूज करना है हमारा यूज करो, बाकी मैं अपना सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करूंगा। हाँ, आपको पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है कि हाँ मैं बताऊंगा ऐसे ऐसे ये चीज़ें यूज कर सकते हो, उसमें आप पॉलिसी डिफाइन कर सकते हो, बट मैं आपको अपना ओएस कोड नहीं दूंगा। लिनक्स बोलता है कि मैं अपना ओएस कोड दे दूंगा। दूसरा कारण क्या है कि ये सिक्योर है, ये सिक्योर है। अब हर कोई बोलता है कि सिक्योर है, सिक्योर है, सिक्योर है। ये सिक्योर कैसे है? ठीक है, ये सिक्योर कैसे है? देखो क्या है ना कि जब भी कोई भी मालवेयर हिट करता है, सबसे ज्यादा किसको हिट करता है? विंडो को। लिनक्स को बहुत कम करता है, क्योंकि क्या होता है कि हम सबको पता है कि जब भी कोई मालवेयर या कोई भी हैकर एंटर करने की कोशिश करेगा किसी भी मशीन के अंदर, वो नेटवर्क के थ्रू आएगा। अब विंडो में क्या है कि एक बार नेटवर्क के थ्रू एंटर कर गया, तो वो क्या करता है कि ठीक है, एंटीवायरस उसको डिटेक्ट कर पाए तो ठीक है, अगर उसने अच्छी इवेजन टेक्निक का यूज किया हुआ है तो वो क्या करेगा, आपकी मशीन के अंदर एंटर कर जाएगा और आपकी मशीन को पूरा कंट्रोल कर लेगा। लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स में क्या है, ओएस हार्डनिंग हो रखी होती है, और ओएस हार्डनिंग की वजह से क्या होता है कि जिस भी डोमेन में जो भी सर्विस रन कर रही होती है, ठीक है, और डोमेन का मतलब क्या है कि जैसे आप वेब सर्वर इसको यूज करें, तो वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए जिन जिन फाइल्स की जरूरत है, सिर्फ लिनक्स में उन्हीं फाइल्स का क्या है, परमिशन होती है उस नेटवर्क सर्विस को। उसके अलावा वो किसी भी दूसरी फाइल्स को वो एक्सेस नहीं कर सकता, किसी भी दूसरी फाइल को वो टच नहीं कर सकता। अब बोलोगे कि अब विंडो में तो ऐसा हुआ ना, लेकिन विंडो में ऐसा है कि जब भी उसने किसी भी एक ऐसी पॉपअप फाइल को उसमें क्या कर दिया, डाल दिया आपकी मशीन में, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो क्या कर दिया, एग्जीक्यूट होगी बैकग्राउंड में, और पूरी मशीन को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि लिनक्स में ये परमिशंस डिफाइंड है कि किसी भी फाइल्स को आप बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट परमिशन दे नहीं सकते। उसके लिए आपको रूट यूजर की परमिशन चाहिए होती है। बट अब रूट यूजर की परमिशन कहाँ से आएंगी, क्योंकि वो सिस्टम सर्विसेज के थ्रू आपकी मशीन में एंटर किया है, उसके लिए उसको लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन करना पड़ेगा। अगर आपका ओएस हार्डनिंग अच्छे लेवल का हो रखा है तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर वो रूट यूजर की परमिशन यूज ही कर पा रहा है तो इसका मतलब उसे जरूरत ही नहीं है, फिर तो कुछ भी कंट्रोल कर लेगा। बट क्या है कि सिक्योरिटी के मामले इसलिए एडवांस है, क्योंकि वहां पर वो परमिशन नहीं है, उसको एक डोमेन में ही रन करना है। तो दिस इज द मेन रीजन कि लिनक्स इज द मोस्ट सिक्योर देन विंडोज एवरीथिंग, क्योंकि इवन सबको पता होगा कि जो हम एंड्रॉइड यूज करते हैं वो भी लिनक्स बेस है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है कि इसका तीसरा पॉइंट है कि इसको अपडेट करना बहुत ही आसान है, इजी टू अपडेट, इजी टू अपडेट, इजी टू अपडेट। इसको अपडेट करना बहुत आसान है। इस चौथा पॉइंट क्या है, ये लाइट वेट है। लाइट वेट, लाइट वेट का मतलब क्या है कि ओएस का साइज बहुत कम है, और ये कम रैम कंज्यूमशन करता है। जब आप किसी भी पर्टिकुलर क्या करोगे, किसी भी अगर काली नेस को इंस्टॉल करोगे, आप इवन 1 GB रैम देते हो तो वो काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस देता है आपके विंडोज से। विंडो को 4 GB रैम दोगे तब भी हैंग करके चलता है, 8 GB चाहिए, अच्छा नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए, तब जाके विंडो अच्छे से रन करता है। बट लिनक्स में क्या है, कम रैम में भी वो बेटर देन परफॉर्म करता है एक विंडो मशीन से। तो ये क्या था हमारा लिनक्स का थोड़ा सा ओवरव्यू था, लिनक्स के हिस्ट्री का ओवरव्यू था, लिनक्स के कुछ फीचर्स के बारे में ओवरव्यू था। अब कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको जो आपको अभी समझनी जरूरी है। अब थोड़ा सा कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको। कंपेयर इन द सेंस कि वैसे कंपेरिजन नहीं, विंडोज लिनक्स जो टर्म्स आपको अभी यूज करने को मिलेंगी। देखो विंडो में आप क्या यूज करते हैं, विंडो में हम यूज करते हैं फोल्डर। ठीक है, हम विंडो में यूज करते हैं फोल्डर, बट लिनक्स में फोल्डर्स को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी, हम बोलते हैं डायरेक्टरी। और विंडो में हम क्या बोलते हैं, जो सबसे मेन यूजर सुपर यूजर उसको बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटर।
एडमिनिस्ट्रेटर, और लिनक्स में उसको हम बोलते हैं रूट यूजर, उसको बोलते हैं रूट यूजर। अब उसके बाद जो फाइल होती हैं विंडो में, फाइल को हम फाइल ही बोलते हैं लिनक्स में, और सॉफ्टवेयर को, जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे विंडो के अंदर जिनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं लिनक्स में, हम उनको बोलते हैं पैकेज, PACKAGE, उनको बोलते हैं हम पैकेजेज। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब हम लिनक्स की जो डाटा स्टोरेज प्लानिंग होती है कैसे होती है। तो क्या होता है कि जब भी हम अपनी मशीन में लिनक्स का इंस्टॉलेशन करते हैं तो लिनक्स में दो टाइप्स का डाटा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लिनक्स में दो टाइप्स का डाटा कौन कौन सा, ये हमारा लिनक्स है। एक तो मिलेगा उसमें OS डिफाइंड डेटा, OS डिफाइंड डेटा। दूसरा आपको देखने को मिलता है यूजर डिफाइंड डेटा, यूजर डिफाइंड डेटा। अब इसकी प्लानिंग कैसे होती है, ये डेटा कैसे डिसाइड, कैसे प्लान हुआ, उसके बारे में बताता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल लूंगा, मैं आप कंपेयर करने वाला हूँ विंडो के साथ, विंडो के साथ कंपेयर करने वाला हूँ आपके लिनक्स की, जो विंडोज ओएस है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी हम अपनी मशीन में क्या करते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट आपको क्या देखने को मिलता है आपकी मशीन में, एक तो सी ड्राइव देखने को मिलती है, एक डी ड्राइव देखने को मिलती है, एक ई ड्राइव, अगर हमने क्रिएट की हुई है तो हम ई ड्राइव हमें देखने को मिलती है। अब जब भी हम सी ड्राइव को ओपन करते हैं तो सी ड्राइव में हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत सारी फोल्डर्स, बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको बाय डिफॉल्ट उसमें देखने को मिलते हैं। अब जो ये फोल्डर्स, फाइल्स हैं, जो प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलते हैं सी ड्राइव के अंदर, उसको हम बोलते हैं ओएस डिफाइंड डेटा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओएस डिफाइंड डेटा। और जो ये बच गया हमारा सी ड्राइव, डी ड्राइव, इसको हम यूज करते हैं पर्सनल डेटा के लिए। ठीक है, उसको यूज करते हैं पर्सनल डेटा के लिए, अपनी मूवी स्टोर कर लिया, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसको हम बोलते हैं, बोले यूजर डिफाइंड डेटा। यूजर डिफाइंड डेटा मतलब जो डेटा यूजर के द्वारा डिफाइंड किया गया है, क्रिएट किया गया है। अब ये देखो ओएस डिफाइंड डेटा क्या है, जो बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी इंस्टॉल होता है आपकी मशीन के अंदर वो क्रिएट हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ओएस डिफाइंड जो डेटा है वो ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते वक्त ही क्रिएट होता है, नहीं, ये भी दो तरीके से होता है। ठीक है, ओएस डिफाइंड डेटा, ओएस डिफाइंड डेटा, ठीक है, ये भी दो टाइप से। फर्स्ट फर्स्ट तो एक तो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। ठीक है, जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो उसके साथ जो भी फाइल्स, जो भी प्रोग्राम्स बाय डिफॉल्ट जनरेट होते हैं आपकी मशीन में, तो वो क्या होते हैं आपके, एक तो इस तरीके से आपका ओएस डिफाइंड डाटा क्रिएट होता है। दूसरा क्या होता है कि जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया, आफ्टर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ ओएस, इसके बाद क्या होता है कि जब भी आप क्या करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर, हम क्या करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन हमारी मशीन में इंस्टॉल करते हैं, तो क्या होता है कि उसके साथ भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारी उसकी फाइल्स होती है, वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है आपकी सी ड्राइव के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। और जो सी ड्राइव के अंदर जब स्टोर हो जाती है तो ये भी एक दूसरा तरीका है कि यूजर डिफाइंड डेटा आपका। तो इन दो तरीके से आपका जो है, जो ओएस डिफाइंड डेटा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इन दो तरीके से। अब जो यूजर डिफाइंड डेटा है उसकी बात करता हूँ। जो यूजर डिफाइंड डेटा है हमारा, यूजर डिफाइंड डेटा, यूजर डिफाइंड डेटा हमेशा क्या होता है कि जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा उसके बाद जो भी फाइल्स, डायरेक्टरी भी क्रिएट करोगे, या जो भी आप मूवी स्टोर को जो भी करोगे, वो उसके बाद ही क्रिएट होता है। चलो थोड़ा सा और इसके बारे में, डेटा के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि अब डेटा, डेटा बेसिकली क्या होता है कि इंफॉर्मेशन, डेटा कुछ, कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डेटा का मतलब ये होता है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में, इसके बारे में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है आपका डिफॉल्ट डेटा, डिफॉल्ट डेटा आपको देखने को मिलता है
दूसरा होता है आपका कस्टमाइज डेटा, कस्टमाइज्ड डेटा। ठीक है। अब जो डिफ़ॉल्ट डेटा है, एक प्रकार से इसको आप क्या बोल दो, ओएस डिफाइंड डेटा। हम एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं ओएस डिफाइंड डेटा। क्यों? क्योंकि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद हमने जिस भी फाइल या जिस भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, तो उसके साथ जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स क्रिएट हुई वो आपकी सी ड्राइव के अंदर या डिफ़ॉल्ट डेटा के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है। अब उसके बाद कस्टमाइज डेटा को हम क्या बोल सकता हूँ मैं, यूजर डिफाइंड डेटा भी बोल सकता हूँ। मतलब यूजर डिफाइंड डेटा कस्टमर डेटा के अंदर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यूजर डिफाइंड डेटा, इसको मैं कस्टमर डेटा के अंडर ले लेता हूँ। क्योंकि जब भी आफ्टर द ओएस इंस्टॉलेशन, मतलब जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया उसके बाद जो भी किसी भी यूजर के द्वारा कोई भी काम किया गया, कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट कुछ भी काम किया गया, वो आ गया आपका कस्टमर डेटा के अंदर। अब हमें पता चल गया बेसिकली मेरा मोटो क्या था बताने का विंडो में, कि जब भी हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में उसके बहुत सारे फ़ोल्डर्स आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारी फाइल्स आपको देखने को मिलती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। यही सेम फंडा आपको लिनक्स में भी देखने को मिलता है। बट क्या होता है कि लिनक्स के केस में सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव नहीं होती। ठीक है, सी ड्राइव, डी ड्राइव नहीं होती, लेकिन लिनक्स में इन ड्राइव का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। बट लिनक्स का क्या कंसेप्ट है वो इसके बारे में बताने वाला हूँ। लिनक्स में जितना भी डेटा स्टोर होता है वो एक पेरेंट फोल्डर के अंदर जाकर स्टोर होता है, पेरेंट फोल्डर। ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता है लिनक्स के केस में, तो जो लिनक्स होता है उसका का सारा डेटा एक पेरेंट फोल्डर बोल सकते हैं हम इसको, PARENT, पेरेंट फोल्डर। अगर मैं आपको सिंबल दिखाऊं इसका, तो सिंबल है इसका ये आप सबको दिखाई दे रहा है, ये रहा। ये वो है जिसके अंदर सारा का सारा डेटा, जिसके अंडर सारे के सारे क्या है, फाइल्स या जो भी आपका ओएस डिफाइंड डेटा है या जो क्रिएट होता है। तो अब ओएस डिफाइंड डेटा हो या यूजर डिफाइंड डेटा हो, वो सारा का सारा डेटा इसके नीचे क्रिएट होता है। सारा सारा डेटा इसके नीचे ही क्रिएट होना है। ओएस डिफाइंड डेटा भी और यूजर डिफाइंड डेटा भी। ठीक है, वो सारा सारा इसी के अंडर क्रिएट होना है, इसमें सी ड्राइव डी ड्राइव का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब हम इसको क्या बोलते हैं, जो ये आपको सिंबल दिखाई दे रहा है आपका बैकवर्ड, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, इसको हम बोल सकते हैं रूट पार्टीशन, PARTI। इसको हम रूट पार्टीशन भी बोल सकते हैं, या इसको हम पेरेंट पार्टीशन भी बोल सकते हैं, PARENT, पेरेंट पार्टीशन भी बोल सकते हैं। और या इसको हम बोल सकते हैं पेरेंट फोल्डर, PARA, पेरेंट फोल्डर। बट आपको मैं एक चीज़ बताऊं क्लियरिटी के लिए, सबसे ज़्यादा आपको देखने को यूज करने को मिलेगा, हम या तो इसको रूट पार्टीशन बोलेंगे, ठीक है, या पेरेंट पार्टीशन। ठीक है, क्योंकि बाकी टर्म्स में आप कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, जब भी कर रहे होगे पूरे कोर्स में क्या बोले ये क्या चीज़ होती है, इसमें कंफ्यूजन होगा। तो बेटर ऑप्शन है कि आप अपने ध्यान में रखो, याद रखो कि इसको हम बोल सकते हैं रूट पार्टीशन। अब क्या है कि जब भी आप क्या करते हो, जैसे कि आप विंडो में जाते हो, माई कंप्यूटर क्लिक करते हो, तो वहाँ पर क्या है आपकी फाइल खुल जाती है लोकल डिस्क CDE। अब लिनक्स में क्या होता है कि जब भी लिनक्स में भी एक माई कंप्यूटर होता है, लेकिन उसमें माई कंप्यूटर नहीं होता, हाँ माई PC कुछ भी हो सकता है, इस टाइप का होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी उस पर आप क्लिक करते हो तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, ये फॉरवर्ड स्लैश आपको देखने को मिलेगा, ये फॉरवर्ड स्लैश आपको देखने को मिलेगा। तो समझ लो कि लिनक्स में जो भी कुछ है, जो भी कुछ है वो सारा का सारा यही है। सारा काम लिनक्स में स्टोरेज मैनेजमेंट से रिलेटेड, फाइल डाउनलोड होने से रिलेटेड, पैकेज डाउनलोड होने से रिलेटेड, डिलीट होने तक, प्रोग्राम रन होने से लेकर सब कुछ इसी के अंडर होता है। ठीक है, मतलब सब कुछ लिनक्स का क्या है, यही है जिसको हम बोल सकते हैं रूट पार्टीशन। ठीक है। अब बात करते हैं कि कि इसके अंदर अब ये दो दो टाइप्स का डेटा है, ये कैसे किस टाइप से होता है। ठीक है, ये दो टाइप्स का डेटा है, ये इसके बारे में बात करते हैं कि अब इसके बारे में समझने से पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। अब मैं एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हमारा लिनक्स इंस्टॉल हुआ, जब भी हमारा मिनट जब भी हमारा लिनक्स इंस्टॉल हुआ, क्या हुआ, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको बाय
डिफॉल्ट क्या होता है कि अराउंड 19 सब डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है, 19 सब डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है। ये 17 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, 17, 15, 20 कुछ भी हो सकती है, ये फिक्स नहीं है, बट मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि अभी हमारी मशीन में 19 सब डायरेक्टरी फॉर एग्जांपल। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या है कि ये अराउंड रहता है 16, 17, 18, 19 इतनी ही सब डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। अब क्या है, ये डायरेक्टरी, अब हर एक डायरेक्टरी क्या है ना, तो अपना अपना काम है। ठीक है, हर एक डायरेक्टरी के लिए जो 19 डायरेक्टरीज है उनके अपने अपने रूल डिफाइंड है। ठीक है, और पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हीं 19 डायरेक्टरीज पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में इस 19 डायरेक्टरीज में पहले से ही सेट है कि किस डायरेक्टरी में या किस फोल्डर में उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव होंगी, किस में उसकी टेम्पररी फाइल सेव होंगी, किस में उसकी प्रोसेस की फाइल सेव होंगी, किस में उसकी लाइब्रेरी फाइल सेव होंगी और किस में उसकी लॉग फाइल सेव होगी। ये लिनक्स में पहले से ही सेट है, ये आपको इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही डिफाइंड है, ये चेंज नहीं होता। इन 19 सब डायरेक्टरीज के अंदर ही है पहले से ही, पहले और इन्हीं पर एज पर डिफाइंड परमिशन के हिसाब से ही आपको काम करना होता है। अब आप सोच रहे होगी कि अगर मैं कोई भी फाइल क्रिएट करता हूँ या मैंने क्या किया, एक और फोल्डर क्रिएट किया या एक और डायरेक्टरी क्रिएट की सब डायरेक्टरी, तो क्या वो 19 के अंदर आएगी या अलग से? तो वो 19 के अलावा जाएगी, 20, 21 ऐसे काउंट होने लग जाएगा। अब मैंने बताया कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ तो 19 सब डायरेक्टरी क्रिएट हुई। अब अगला सवाल आपका ये होगा कि फिर यूजर कहाँ से ऑपरेट करते हैं इसमें, इसमें यूजर कहाँ से ऑपरेट करेंगे, क्योंकि आपने तो बताया कि बाय डिफॉल्ट 19 डायरेक्टरी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल, तो यूजर कहाँ से ऑपरेट करेंगे? तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ 19 डायरेक्टरीज के बारे में। वो क्या है, देखो, ये सारी की सारी 19 डायरेक्टरी आपके रूट पार्टीशन के अंदर आती है। ठीक है, मैंने लिया यहाँ पर अराउंड 19 डिफॉल्ट डायरेक्टरीज। अब इसमें से क्या होता है, इसमें से क्या होगा, मैं आपको ऐसे इसलिए कर रहा हूँ सो डैट कि आप इसको फॉरवर्ड स्लैश को आइडेंटिफाई करो, लेकिन ये आपके कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं आता। तो इसमें से क्या होता है कि जो अराउंड जो 17 डायरेक्टरीज हैं, जो 17 डायरेक्टरीज हैं उनको क्या करता है, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्या की जाती है, ऑपरेट की जाती है। अब बच गई जो दो डायरेक्टरी, एग्जाम्पल दिए, जो आपकी बच गई दो डायरेक्टरीज। इन दो डायरेक्टरीज में क्या है कि जो एक डायरेक्टरी है, जो ये डायरेक्टरी है, ये क्या होती है कि जो आपका रूट है, जो सुपर यूजर है, जो आपका हमारा रूट यूजर है, जिसको या हम सुपर यूजर बोल सकते हैं, सुपर यूजर, जिसको हम सुपर यूजर बोल सकते हैं, उसके लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, उसकी क्या है, सुपर यूजर की होम डायरेक्टरी है ये, उसको हम बोल सकते हैं होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूजर और सुपर यूजर। और जो दूसरी बच गई एक डायरेक्टरी, ठीक है, ये आपके नॉर्मल यूजर्स के लिए, ये आपके सारे के सारे जो नॉर्मल यूजर्स हैं उनके लिए ये रिजर्व्ड है। अब जो मैंने बताया कि एक डायरेक्टरी रूट के होम अकाउंट के लिए यूज होगी, और जो दूसरी डायरेक्टरी है इसमें नॉर्मल यूजर्स, कितने भी यूजर क्रिएट हो मशीन में, 8, 10, 15, 20 सारे के सारे उस इसी डायरेक्टरी के अंदर आएंगे। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि एक यूजर किसी दूसरे यूजर की होम अकाउंट में जाकर उसके डाटा को चेक नहीं कर सकता कि दूसरे यूजर ने अपने अकाउंट में क्या क्रिएट किया हुआ है। मतलब सीधी सी कहने की बात है कि एक आदमी दूसरे घर के घर में जाकर झाँक नहीं सकता कि वो अपने घर में क्या कर रहा है। सीधा सा मतलब ये है, सीधा सा मतलब इसका ये है। अब मैं बताता हूँ कि आपको डाटा क्रिएट, जब भी हम अब डाटा क्रिएट करेंगे हमारी लिनक्स मशीन के अंदर, ठीक है, तो हमें
यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है। यही वो चीज़ें हैं जहाँ पर गलतियाँ होती हैं। ठीक है, अब एक चीज़ बताता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो रूट यूज़र्स है या आपका जो सुपर यूज़र है, वो कहीं भी डायरेक्टरी, कोई भी फाइल्स क्रिएट कर सकता है मशीन में कहीं पर भी और किसी भी जगह पर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर आपको लिखता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट आवर रूट यूज़र कैन क्रिएट फाइल्स और डायरेक्टरी ऑन एनी प्लेस। ठीक है, अब वो किसी भी जगह पर क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, ऑब्वियसली बात है। अब मैंने एक टर्म यहाँ पे यूज की है, प्लेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, ये दो टाइप्स का होता है। क्या होता है आपका? दो टाइप्स का। पहला होता है आपका, एक तो बोलेंगे हम प्राइवेट प्लेस, सबका होता है, इनका भी प्राइवेट प्लेस। दूसरा पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस। अब प्राइवेट और पब्लिक से मतलब क्या है? ठीक है, इनसे मतलब है, चाहे आप रूट यूजर हो, चाहे आप नॉर्मल यूजर हो, आप दोनों के जो होम अकाउंट है वो आपके प्राइवेट प्लेस के अंदर आते हैं। मतलब क्या है कि सीधी सी मतलब है कि एवरी यूजर हैव डिफॉल्ट राइट डिफॉल्ट राइट ऑफ डाटा क्रिएशन इन देयर होम डायरेक्टरी। ठीक है, मतलब क्या है, फिर से बता देता हूँ कि जो भी रूट यूजर है, नॉर्मल यूजर, हर एक यूजर को बाय डिफॉल्ट अपने प्राइवेट प्लेस में कुछ भी करने की परमिशन है। वो चाहे वो फाइल क्रिएट करे, फाइल डिलीट करे, फाइल एग्जीक्यूट करे, कुछ भी करे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल यूजर भी। अब उनके होम डायरेक्टरी को छोड़कर, होम अकाउंट को छोड़कर जितने भी प्लेसेस बच गए, जितनी भी जगह बच गई, वो सारे के सारे पब्लिक प्लेस में काउंट होते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, उसके पब्लिक प्लेस में काउंट होते हैं, एक्सेप्ट यूजर्स होम डायरेक्टरी। यूजर्स की होम डायरेक्टरी को छोड़ के होल्स आर पब्लिक प्लेस। पब्लिक, तो सारे के सारे क्या है आपके पब्लिक प्लेस है। तो मैंने बताया कि यहाँ पर दो पब्लिक और प्राइवेट हो गए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर, क्या मैं रूट यूजर हूँ तो फिर मेरे लिए भी क्या ये पब्लिक प्राइवेट कुछ मायने रखता है? तो बताइए, घर आपका है और ये घर आपने घर बनाया और आप ही ने ये पार्टीशन किया हुआ है, आप तो कहीं भी आ जा सकते हो ना, आपके लिए पब्लिक प्राइवेट नहीं है ना। ठीक है, बट क्या है कि एक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से पब्लिक और प्राइवेट इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि अगर आपको कहीं भी, चलो आप एक अटैकर हो, आप एथिकल हैकर हो, नो इशू, तो आप रूट भी बन सकते हो और आप अपनी मशीन में नॉर्मल यूजर बन सकते हो। इन द सेंस, अगर आप क्या करोगे, जब आप लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन कर रहे होगे, कुछ भी कर रहे होगे, तो आपको, या इवन कोई भी लिनक्स एडमिन होता हो, उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि रूट एक्सेस नहीं होता, रूट एक्सेस दिया ही नहीं जाता, नॉर्मल यूजर रहता है। वो तो हम हैं कि हम अपनी मशीन में हमेशा, हमें आदत पड़ गई है कि हम अपनी मशीन में एज ए रूट यूजर काम करते हैं। दिस इज अ बैड थिंग। कभी किसी दिन कोई अटैकर आया और आपकी मशीन में घुस गया तो घुस गया, क्योंकि रूट यूजर नहीं बना। जब तक जरूरत ना हो तब तक रूट यूजर मत बनो, सूडो से काम चला लो। अब सूडो क्या होता है मैं बताऊंगा, बट क्या कि तब तक, जब तक जरूरत ना हो तब तक मत बनो। ठीक है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी को इशू है इसमें। ठीक है, जो भी सिस्टम सिक्योरिटी है। तो अब मैंने यहाँ पे ये बता दिया पब्लिक और प्राइवेट का फंडा, क्योंकि सुपर यूजर कहीं भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और नॉर्मल यूजर क्या कर सकता है, वो सिर्फ अपने होम अकाउंट के अंदर कुछ भी कर सकता है।
लेकिन एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये रूल सबके लिए है। अब उसके अलावा से नॉर्मल यूजर काम करे पब्लिक प्लेस में या रूट यूजर काम करे। अब रूट तो चलो चाहे तो बदल सकता है, लेकिन नॉर्मल यूजर नहीं बदल सकता। लेकिन अगर पब्लिक प्लेस में कोई भी फाइल्स आपको क्रिएट करनी है, कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, या किसी भी फाइल के साथ आपको काम करना है, तो क्या है, आपको जो परमिशन डिफाइंड है पहले से ही, जो परमिशन सेट है, ठीक है, उन्हीं के हिसाब से काम करना होगा लिनक्स में। ठीक है, उन्हीं के हिसाब से काम करना होगा लिनक्स के अंदर। ठीक है। अब जस्ट जस्ट ए मिनट, ठीक है, तो उन्हीं के हिसाब से आपको काम करना होगा। तो अब मैंने बता दिया पब्लिक और प्राइवेट, क्योंकि तो यहाँ यही थी वो सबसे बड़ी बात कि जो लोगों के साथ प्रॉब्लम होती थी कि जब भी हम क्या करते थे कि अपनी मशीन के अंदर काम करते थे, या कोई भी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर अपनी मशीन के अंदर काम करता था, तो प्रॉब्लम ये होती थी कि वो कहीं भी कोई भी फाइल क्रिएट कर लेता था। कोई भी फाइल कहीं भी क्रिएट करने के बाद वो उसके बाद सोचता है, यार यहाँ पर मुझे परमिशन क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि किसी भी बिगिनियर या इवन इंटरमीडिएट लेवल को भी ये नहीं पता होता कि इसके अंदर हमें काम कहाँ करना है। जब मैं आपको फाइल सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हर एक जो डायरेक्टरीज है 19 या 17 जो भी डायरेक्टरीज होंगी आपकी, ठीक है, तो वो आपका उसका किस डायरेक्टरी में क्या होता है, वहां पर काम करने में आपको मजा आएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्टोरेज मैनेजमेंट। आई होप सबको समझ में आया होगा कि पब्लिक प्राइवेट प्लेस क्या होता है, प्राइवेट प्लेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि अगर आपने ये सारी चीज़ें आज अगर जान ली, तो कल का जो सेशन रहेगा, मतलब नेक्स्ट जो आपका शेड्यूल रहेगा सेशन, तो उसमें आप जब पढ़ोगे या आज के बाद जो भी आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, जो भी आप लिनक्स में काम करोगे, तो आपको कभी भी ये डाउट नहीं आएगा कि मुझे कहाँ पर फाइल क्रिएट करनी है, कहाँ पर नहीं करनी, कहाँ पर क्या काम करना है, कहाँ पर क्या नहीं। ठीक है। तो ये बेसिक स्टोरेज मैनेजमेंट का आपका मैंने आपको बता दिया कि लिनक्स में कैसे स्टोरेज को मैनेज किया जाता है। तो अभी मैं आपको क्या कि मशीन पे लेकर जाके दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। एक पेज टू माई मशीन। ठीक है। अभी आपको हमारी स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी कि ये हमारी लिनक्स मशीन है। ये हमारी लिनक्स की मशीन है जिसको काली लिनक्स बोला जाता है। जो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जनरली वो पेन टेस्टर के द्वारा यूज किया जाता है, सिक्योरिटी प्रोफेशनल के द्वारा यूज किया जाता है। जब से मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जब आप क्या करते हो, जब काली लिनक्स को यूज करते हो। ठीक है। पैरेट और काली सबसे ज़्यादा आपको सुनने को मिलते हैं, और उन्हें भी सबसे ज़्यादा आप काली को यूज करते हो। ये बेसिक ओवरव्यू, ये आपका टर्मिनल है। ठीक है, जब भी आप जिस पे भी काम करते हैं, ये है आपका टर्मिनल जिसके ऊपर आप काम करते हो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिक ओवरव्यू आपकी। ये आपका इसके अंदर क्या है कि ग्राफिकल व्यू में देखा तो बहुत सारी एप्लीकेशन, मोर देन 600 एप्लीके बाई डिफॉल्ट इसमें पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। तो हर एक चीज़ के हिसाब से है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के, डाटाबेस असेसमेंट के, पासवर्ड अटैक्स, मतलब बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही है इसमें इंस्टॉल्ड हैं पैकेजेस। तो ये है इसका आपको GUI मोड दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, आप सिंपली किसी पे क्लिक करोगे तो वो काम करना शुरू कर देगा। बट हम क्या है कि GUI यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लिनक्स अगर आप सीख रहे हो, लिनक्स में अगर GUI मोड में आप काम कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट द गुड। ये हमारा टर्मिनल होता है जिसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, सेल क्या होता है कि सेल बेसिकली आपके यूजर के और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में काम करता है। ठीक है, ये उन क्योंकि मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई कि ओस क्या होता है, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो क्या होता है कि अगर आर्किटेक्चर की बात करूं तो सबसे पहले आपका क्या होता है, हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर के ऊपर कर्नल होता है जिसको हम लिनक्स बोलते हैं। उसके ऊपर आपका सेल होता है, और उसके ऊपर क्या करते हैं, यूजर्स काम करते हैं। अब यूजर्स को कुछ भी काम करवाना हार्डवेयर से, तो वो क्या करता है, ये जो आपका टर्मिनल है जिसपे अभी आपके ओपन हो जाएगा, ये रहा, ये टर्मिनल है, ये एक सेल खुल गया। ठीक है, तो हम सिंपली इस पे कमांड फायर करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो ये क्या करता है, ये सीधा ले जाके आपके कर्नल को दे देता है, और कर्नल क्या है, हार्डवेयर को प्रोवाइड कर देता है हार्डवेयर पे कमांड फायर करने के लिए, कि जो भी हमें आउटपुट चाहिए होता है, जो भी काम करना होता है। उसके बाद क्या मिलता है हमें, अपने स्क्रीन पे आउटपुट मिल जाता है। फिर कर्नल फिर सेम प्रोसेस है कि कर्नल शेल को देता है, शेल यूजर को देता है। ये सिंपल बेसिक आर्किटेक्चर होती है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि अगर आप नेक्स्ट क्लास है
ओके, तो ठीक है, तो पब्लिक और प्राइवेट में थोड़ा सा डिफरेंस के लिए आप लोग बोल रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ पब्लिक और प्राइवेट। देखो, प्राइवेट आप समझिए कि प्राइवेट क्या होता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप प्राइवेसी मेंटेन, मतलब कि जिसमें सिर्फ आप ही मालिक हो, आप ही ओनर हो। पब्लिक प्राइवेट का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये रहा कि जो भी आपका होम अकाउंट होता है, ठीक है, स्लैश होम यूजर में अगर हम अभी आपको दिखाता हूँ CD, ये आपका रूट पार्टीशन में मैं गया, अभी दिखाता हूँ आपको ये क्या चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये जिन मैं 19 सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहा हूँ, जिन मैं 17 या अराउंड की बात कर रहा हूँ, ये कितने काउंट कर सकते हैं? ये 17 18 होंगे। जो ये आपका होता है होम, ये रहा, ठीक है, ये आपका होम होता है। और ये कौन सा है? ये आपका जितने भी नॉर्मल यूजर्स होते हैं, सुपर यूजर्स के अलावा, एक ये है रूट, ये रूट का होम अकाउंट है, ठीक है, ये रूट का होम अकाउंट है, और ये है यूजर्स का होम अकाउंट है। इनके अलावा ये जितने भी आपको डायरेक्टरीज या फाइल्स आपको देखने को मिल रही हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सारे के सारे पब्लिक प्लेस हैं, और ये प्राइवेट प्लेस है। ये रूट का अपना प्राइवेट प्लेस है, और ये सारे जो यूजर्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो यूजर्स नॉर्मल यूजर्स हैं। नॉर्मल यूजर कौन सा होता है? जो एडमिन नहीं है इसका, जिसको बिल्कुल ही लिमिटेड परमिशंस डिफाइंड है, वो होता है नॉर्मल यूजर, और वो सारे के सारे इसके अंदर होते हैं। और इन दो जगह को छोड़ के सारा का सारा क्या है आपका लिनक्स में पब्लिक प्लेस है। मतलब वहां पर पहले से ही हर डायरेक्टरी पे कोई ना कोई परमिशन डिफाइंड है डायरेक्टरी के लिए बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपको काम करना होगा, क्योंकि रूट यूजर्स तो उसके लिए परमिशन मायने नहीं रखती। बट क्या कि अगर आप नॉर्मल यूजर्स हो, अगर आप अपने प्राइवेट अकाउंट के अलावा, अब प्राइवेट प्लेस के अलावा अगर आप काम कर रहे हो, तो क्या है कि आपको पब्लिक में बाय डिफॉल्ट जो परमिशन है उन्हीं के हिसाब से काम करना होगा, ठीक है। वहां पर उनकी परमिशन के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब जैसे कि आप अपने होम अकाउंट में जो ये है, मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके अंदर आप कुछ भी काम करो, कोई भी फाइल क्रिएट करो, कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करो, कोई भी फाइल कुछ भी एग्जीक्यूट करो या डिलीट करो, कर सकते हो। इसमें आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अदर देन इसके आपको रिस्ट्रिक्शंस है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक प्लेस एंड प्राइवेट प्लेस, ठीक है। प्राइवेट का मतलब आप उसमें कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा आपके घर के अलावा जितने भी दूसरे घर बच गए, ठीक है, पड़ोस में जो भी, वो सब आपके लिए क्या है? पब्लिक है, ठीक है। लेकिन आपके लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी यही है। इसके अलावा प्राइवेट में क्या है? कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आप एक बात बताइए, मैं एग्जांपल लिया कि आप एक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में क्या होता है कि मैंने माना कि 50 घर हैं, 50 घर में से उनमें से आपका एक फ्लैट होगा, आपका घर होगा। उस घर में क्या है कि आप उसके ओनर हो, उसके मालिक हो, वो आपका प्राइवेट प्लेस है, उसमें आप चाहे डांस करो, म्यूजिक सुनो, कुछ भी करो। क्या आप ये सारी चीजें किसी दूसरे घर में जाके कर सकते हो? नहीं, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्लेस है। अब यहाँ पर उस पब्लिक प्लेस की बात नहीं हो रही कि मैं गया कि मैं अपने घर में कुछ नहीं करूंगा और बाहर जाके सब कुछ करूंगा, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पर वो प्राइवेट प्लेस स्पेस है। अपने घर में आप कुछ भी कर सकते हो, दूसरे घर में जाके आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसको ट्रेस पास समझेगा, मतलब कोई मेरे घर में चोरी करने आया है, ठीक है। आप किसी के घर में क्या है, जाओगे, बोला ठीक है, मैं बस घूम के आ सकते हो, ज्यादा कुछ कर सकते हो नहीं, क्योंकि वहां पर उन्हीं के हिसाब से काम होगा जो उस घर के ओनर हैं। तो आई होप कि इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं होगा। तो अब जितने भी आपको डाउट्स आएंगे, बी पेशेंट विद मी, मतलब मेरे साथ रहिए, और प्लीज कमेंट करते हुए, नो इशू, हम पढ़ेंगे आपका डाउट क्लियर जो। लेकिन मैं एक चीज आपको बोलता हूँ कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना, कि आप डाउट अपने पास रखिए, लेकिन एक बार मेरे कोर्सेज पूरा देखिए। मतलब कि आज का मैंने करवा दिया, कल का एक टॉपिक लेकर आऊंगा, नेक्स्ट डे अलग टॉपिक लेकर आऊंगा। अगर उसके बाद भी आपके जो प्रेजेंट डाउट हैं, अगर वो बच गए, अगर मैं क्लियर नहीं कर पाता, तो डेफिनेटली मैं आपको क्लियर करूंगा। बट आपको डाउट नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कैसे पढ़ाना है और आपको कहाँ क्या डाउट आएगा, ये मुझे पता है। तो जब हम फाइल सिस्टम हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे, ये चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हर फाइल डायरेक्टरी का क्या मतलब है जब भी आप काम करोगे। तो पब्लिक प्राइवेट का आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा, और जैसे ही आप उसके अंदर काम करना सीखोगे, तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगी हाँ मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। लेकिन एक कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट मुझे आपको समझाना था कि आपको क्या करना चाहिए लिनक्स में और क्या नहीं करना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया, एक बार रिपीट करके देखना वीडियोस को,
जब भी यूट्यूब पे आएगी, कल आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो एक बार दोबारा से सुन के देखना, दोबारा से कंसेप्ट को रिवाइज करना, तो आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।